की बात करें ड्रोन क्या है इसकी अगर आपको कोई पूछे कि ये क्या है, अनमैन एयरक्राफ्ट भी इसको बोलते हैं ड्रोन को। इसमें आप लोगों को तीन सबसेट देखने को मिलते हैं, रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस और मॉडल। अभी जहाँ पे ड्रोन जैमर की बात की जा रही थी, जो एक ड्रोन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। पहले तो ये था कि ड्रोन हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन इसी को अगर गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये ड्रोन भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे देश के ऊपर। तो जहाँ पे आप लोगों को एक ड्रोन का साइज़ पता होना चाहिए। नैनो का मतलब होता है जहाँ पे ड्रोन का साइज़ होता है कितना, लेस देन 250 ग्राम। और जहाँ पे माइक्रो मतलब होता है जहाँ पे ड्रोन का साइज़ होता है कितना, ये होता है 250 से 2 kg तक। स्मॉल का मतलब होता है जहाँ पे 2 kg से 25 kg तक जो साइज़ होगा, दैट इज़ स्मॉल। और मीडियम में 25 से 150 kg तक हो सकता है। बड़े सारे मेडिसन, बड़े सारे ब्लड को जहाँ पे जिन जिन पेशेंट को नीड हो, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचाने के लिए ड्रोन एक मददगार हेल्प हुआ है अभी। देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में, इसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में सबसे पहले कोटेशन से स्टार्ट करें। अगर हम ये कोटेशन आपने याद रखनी है कि इफ़ यू सल्यूट ड्यूटी यू नो नीड टू सल्यूट एनी बॉडी, बट इफ़ यू पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सल्यूट एवरीबॉडी। जे APJ अब्दुल कलाम की स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखो फंडामेंटल ड्यूटी अभी क्यों न्यूज़ में है, इसका काम क्या है, इसके नोट्स बना सकते हो प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी के। फंडामेंटल ड्यूटी जैसे कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आते हैं, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों को देखने मिलती हैं। ये आप लोगों को कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटी रशिया सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं, वहाँ से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 51A के अंडर में आती है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जिस कमेटी से ऐड की गई थी उस कमेटी को बोलते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसको जब ऐड किया गया था एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट को बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ था, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया गया था, ऐड। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90 to 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। जी जब आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए जाएंगे जी तब आप लोग इसको याद रख सकते हो। तो इसी तरह से आर्टिकल कुछ और भी दिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें 25 है, जो आप लोगों को प्रोफेशन प्रैक्टिस की बात करता है रिलीजन की। 26 एक रिलीजियस अफेयर की बात करता है कि किस तरह से आप धर्म के रिलेटेड चीज़ों को चला सकती हो। 27 टैक्स की बात करता है, ठीक है, रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं ले सकता, ना ही दे सकती हो। 28 बात करता है रिलीजियस जो अटेंडेंस होती है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें किस तरह से आप रिलीजियस प्रोग्राम चला सकते हो, जी आर्टिकल 28 बोलता है। 25, 26, 27, 28 ये ध्यान रखें, आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को बुलाने नहीं है। आज हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। तो फंडामेंटल ड्यूटी में देखिए हाउ वर द फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेटेड। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है, जो सोवियत यूनियन से ली गई है, दैट इज़ रशिया। जब पार्ट 4A के अंडर में आती हैं, आर्टिकल 51A भी बोल सकते हो। इनको ऐड किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था, वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट 1976, इसके थ्रू इनको ऐड किया गया था। आपसे पूछे कोई कि कौन सी कमेटी के थ्रू ये ऐड किए गए थे, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, वो स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू इनको ऐड किया गया था। शुरू में जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, लेकिन जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई थी, जो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसके थ्रू जो ऐड की गई थी। इसको आर्टिकल 51 के अंडर में रखा हुआ है। और जहाँ पे हम बोल सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो होती है ना, ये नॉन जस्टिसेबल नेचर की होती हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप लोगों की कोई है, अगर सपोज करो कोई सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है तो आप क्या बोलो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं, आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती थी नॉन जस्टिसेबल नेचर की होती हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अभी एक फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों ने याद रखनी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई पूछी जाती है। पहली फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि रिस्पेक्ट करनी है हमने किसकी, फ्लैग की और नेशनल एंथम की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो आपको अच्छी तरह से इंस्पायर होना है कि कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल है जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपनी जान तक दे दी है। तीसरी कहती है कि आपने क्या करना है, अपनी सोवरेनिटी को, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, जो ध्यान है। चौथी कहती है कि डिफेंड द कंट्री नेशनल सर्विस, अगर किसी को हमारी कंट्री को हमारी नीड होती है तो सभी को हथियार उठाना पड़ेगी और देश के लिए लड़ना पड़ेगा। पांचवी कहती है प्रमोट हार्मोनी स्पिरिट, यानी कि ब्रदरहुड की भावना,
फैलानी है, डिग्निटी ऑफ द वुमेन रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप गाड़ी में हो, कोई प्रेग्नेंट वुमेन दिख रही है तो आपको सीट देना चाहिए, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज़ द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। जब ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की भावना भी क्रिएट करवानी चाहिए। आगे बात करें 6 जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जितने भी मोनूमेंट है, जितने भी कल्चर है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखना है जितने भी मोनूमेंट है, ये ध्यान रहे, इसका ये मतलब है। आगे देखिए 7th कहता है कि प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, वो इन्वायरमेंट कौन सा, फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है। ये 8th की बात करें, 8th जो है ये डेवलप ह्यूमनिज्म की एक ह्यूमनिज्म होना चाहिए इंसान में, दूसरों के प्रति एक अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे कर्म करने की, अच्छे काम करने की अच्छी सोच होनी चाहिए। 10th जो है, 10th की अगर बात करें ये है स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस, हमेशा अच्छा करिए, अच्छा दिखाइए, अच्छा काम करते रहिए। और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी जो इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो एजुकेशन थी ये जहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, और इस ड्यूटी को जो ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 हुआ था, इंपॉर्टेंट है। आपसे जहाँ पे कोई पूछे कि हैंडीकैप बच्चों के लिए जो एज है वो एज कितनी है, वो 6 से 14 साल के लिए वो 6 से 18 साल है। हैंडीकैप बच्चों के लिए जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये 6 से 18 साल की एज है। फंडामेंटल राइट में भी इसको लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन में, फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A के अंडर में आता है, 21A के अंडर में आता है, तो वहाँ भी फंडामेंटल राइट में इस चीज़ को बताया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आगे उसके बाद और बात करें हम, जहाँ पे जी बताया मैंने फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई हैं, जो थोड़ा नोट्स के फॉर्म में आप लोग इनको देख सकते हो। देखो सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटी की, अगर आप लोगों से कोई पूछे सिग्निफिकेंस, सबसे पहले आपका वोट डालने का आपके पास राइट है भाई, वोट डालने का। एंटी सोशल एक्टिविटी, भाई कहीं भी कोई फ्लैग की इंसल्ट करा हो, वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करा हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करा हो, तो ये एंटी सोशल एक्टिविटी है, ऐसा नहीं होने देना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना हम लोगों ने। डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, हेल्प डिटरमिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, यानी कि रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजन क्या है, शुरू में बोला गया था ये फ्रेंड है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमने हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये टॉप लेवल पे है एज कम्पेयर टू रिलीजन, बट दोनों एक दूसरे के बोल सकते हैं इकट्ठे चलते हैं, रिलीजन है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, अदरवाइज नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा लोगों को, एक केस था रंगनाथ मिश्रा जजमेंट केस था, ये 2003 का रंगनाथ मिश्रा केस। इसमें बोला गया कि मान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये एक इन्फोर्स नॉट इन्फोर्स बाय लीगल सेक्शन, लॉ के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट लोगों के द्वारा, यानी कि सोशल सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो सेक्शनेबल है। ध्यान से वर्ड को सुनना हमने, लीगल सेक्शन ओनली बाई सोशल सेक्शन, यानी लोगों के द्वारा जो इन्फोर्सेबल है। आप किसी को बोल सकते हो भाई किसी का काम करें, अच्छा काम करें, प्रोटेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें। बट एम्स वर्सेस एम्स 2001 का जो केस था, इसमें बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने क्या इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है, इंटरव्यू में जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रंगनाथ का न्यूज़ में क्या चल रहा है, ये केस क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी, यूपीएससी ने इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है। तो आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहा, तो फंडामेंटल ड्यूटी होगी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है तीसरी है कि हमने किस तरह से सोवरेनिटी अपने देश को बचा के रखना है, अखंडता को नहीं होने देनी है, इंटीग्रिटी को बनानी है, हमारे देश में एकजुट होकर काम करना है। ये आ गया जहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं, 3rd में है ये। बाकी वाली सारी याद करनी है आपने। जी आपका जो भी बच्चे CUET के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ND के लिए इंपॉर्टेंट है, CDS के लिए इंपॉर्टेंट है, जी सारे लेक्चर। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा गया लोगों को 2017 में, इसमें क्या है, पहला देखो इसमें बोला गया कि इन्फोर्स, लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्सेबल, लीगल ड्यूटी, ऐसा तो है ही नहीं है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर सुना होगा तो आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, डी आएगा इसका ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये अगला आर्टिकल आ गया, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हाउ फैक्ट्री फार्म इज डिस्ट्रॉइंग। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो मुर्गी 2 अंडे दे सकती है, जबरदस्ती उससे 10 अंडे जब लेने की कोशिश कर रहे हैं, बाई फोर्स ये काम कर रहे हैं, तो ये एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है, ये किस तरह से हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। तो ये इससे बड़ी सारी बीमारी लग रही है, यानी कि जो बीमारी हमारी एक टैबलेट, जैसे कि एक मच्छर को आप क्या कर रहे हो, मोर्टिन से भगा रहे हो, बट वो मोर्टिन का एक आदी हो चुका है, हैबिचुअल हो चुका है वो मच्छर, तो अब इसके ऊपर मोर्टिन का फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह से दवाइयों का फर्क भी हमारे हेल्थ के ऊपर नहीं पड़ता है जब हम इस तरह चीज़ें देखते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल की बात करें, ये देखो इनको यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो सफरिंग ऑफ बिलियन ऑफ एनिमल विद इन विच
सच इंटेंसिव फार्म अराउंड द वर्ल्ड इज टू, यानी इससे पैंडमिक एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये आजकल की जो मेन प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल लेवल पे इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। 50 बिलियन फैक्ट्री फार्म्ड लैंड एनिमल ईच ईयर टू सेटिस्फाई ग्रोइंग डिमांड फॉर चीप मीट रिक्वायर यूजिंग ब्रीड ऑफ जेनेटिकली यूनिफॉर्म एनिमल। तो जो मीट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, इससे बड़ी सारी बीमारियाँ हो रही हैं। जो भी ये मीट वगैरह यूज़ करते हो उसको कम कर दे, आने वाले टाइम पे आप लोगों इतनी सारी बीमारियों की आप सोच नहीं सकते। वन डिजीज जब फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर दे ऑफन बिकम मोर, इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। जो एनिमल से इंसानों में फैलती दैट इज अ जूनोटिक डिजीज बोलते हैं उसको। जैसे कि पहले आपको सुनने को मिली थी बर्ड फ्लू चले थे, स्वाइन फ्लू चले थे, सारी एग्जाम्पलें हैं जो एनिमल से ये बीमारी फैली गई थी। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, इसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं? इसको टैकल कर सकते हैं हम कैसे? भाई इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, ताकि जब कोई इंसान उनको कंज्यूम करे उनके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है क्या है? ये अक्कर होता है जब व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट जो चेंज होते हैं ओवर टाइम नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, और जो इन्फेक्शन है वो बढ़ती जाती है और इंसान की इतनी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो डेथ तक देखने को मिलती है। जो जर्म्स होते हैं जो उनको किल नहीं कर पाती हैं, एंटीबायोटिक जो यूज़ करते हैं, तो तभी कहते हैं दवाइयाँ भी आपको तभी खानी चाहिए जब उसकी नीड हो, ऐसे नहीं हर वक्त दवाइयाँ खाते रहें। तो ओवर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक पेशेंट नॉट टेकिंग द, हमारा देश इंडिया एक ऐसा है एंटीबायोटिक लेने में सबसे टॉप नंबर पे 1 पे, दूसरा है चाइना, तीसरा है अमेरिका, ये ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेप लिए गए हैं। चेन्नई डिक्लेरेशन था, इसमें भी एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप के ऊपर बात की गई। रेड लाइन कैंपेन था, नेशनल एक्शन प्लान था। तो इनमें क्या किया कि भाई इनके ऊपर हमने रोक लगानी है। ग्लोबल लेवल पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा जहाँ पे प्रिवेंट करने की बात की, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने बोला कि वन हेल्थ अप्रोच लेके चलेंगे। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब ये था कि भाई हमने सिर्फ इंसानों को नहीं देखना है, एनिमल को भी देखना है, क्योंकि एनिमल से ही ये सारी बीमारियाँ इंसानों में फैल रही हैं, तो हमने उनको भी देखे चलना है। तो ये आपका था AMR की फुल फॉर्म याद रखनी है। AMR के बारे में याद रखना है, फैलता कैसे है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में ध्यान रखना है, ये क्या है, कितने टोटल नंबर ऑफ लोग जहाँ पे अभी रिसेंट ये सर्वे जो किया गया, कितने लोग जहाँ पे पाए गए, कौन कौन बीमार हैं, किस किन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, पैथोजन जो किस तरह से अटैक करते हैं, ये भी एक बार इनको आपने स्टडी कर लेना है। देख सकते हो जिस तरह से मलेरिया भी फैलता है, जो मॉस्किटो जो बाइट करता है, इन्फेक्टेड लीवर के ऊपर, ब्लड सेल के ऊपर, जिस सब चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट AMR सर्विलेंस एंड रिसर्च नेटवर्क लॉन्च हुआ था 2013 में। इस तरह से किस तरह से हमने जो पैटर्न है ड्रग रेसिस्टेंस को किस तरह से लेके चलना है। बाकी जहाँ पे ICMR की बात करें, इंटरनेशनल काउंसिल मेडिकल रिसर्च बोलते हैं इसको, इसने भी जहाँ पर बड़ी सारी रिसर्च की गई है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। देखो UPSC ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। तो वो क्या है, दैट इज B पार्ट, यानी कि 2 और 3 इसका आंसर है। तो आप देख सकते हो 2 क्या है, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ द एंटीबायोटिक टू क्योर डिजीजेज, एंटीबायोटिक लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो सब इनकी वजह से बीमारी फैल रही हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ लें क्या क्या फैक्ट बढ़ रहा है इनके ऊपर। आगे है कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो वन हेल्थ अप्रोच अभी पढ़ाया, रेड लाइन था, अवेयर, चेन्नई डिक्लेरेशन, D पार्ट, 4 को 4। एक एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट जिसको एसर रिपोर्ट बोलते हैं, जिसको किसने प्रस्तुत किया, दैट इज प्रथम। ये प्रथम क्या है, ये NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट एनरोल करेंगे जहाँ पे इंक्रीज टू मोर देन प्री पैंडेमिक लेवल। द रिपोर्ट हाउएवर वार्न दैट द लेवल गैप वाइडन फॉर फाउंडेशन स्किल इन रीडिंग एंड अर्थमेटिक रिवर्सिंग सेवरल ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ऐसा रिपोर्ट एजुकेशन के रिलेटेड है, जहाँ पे बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिनके स्किल लेवल वीक बढ़ते जा रहा है। 13 अमेंडमेंट क्या था, इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया, ये अमेंडमेंट था श्रीलंका का। इसमें बोला गया कि इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट था, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल, इन्होंने कहा था कि 13 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करेंगे क्या, पावर टू माइनॉरिटी, तमिल कम्युनिटी के जो लोग थे माइनॉरिटी लेवल के, उनको ये हेल्प करेंगे। उसके बाद न्यू फेस ऑफ द गर्ल एज फॉर टैक प्रोग्राम इंडिया का, आपसे कोई पूछे क्या है, ये मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड क्या है, ये इससे 10,800 गर्ल को बेनिफिट मिलेगा। ये 30 गवर्नमेंट स्कूल जो तमिलनाडु में है उनकी बात कर रहे हैं, जो उनको प्रोवाइड करेगा क्या,
इसके अकॉर्डिंग 1 लाख फीमेल स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री जो इनको एक हेल्प मिलेगी स्टेम की फील्ड में। स्टेम का मतलब क्या है, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, मैथमेटिक्स फील्ड में जो उनको हेल्प मिलेगी, जे है स्टेम। कहता फर्स्ट टाइम 61 ईयर विद फॉल इन रफली 8,50,000 विच कंट्री पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन। तो किसकी पॉपुलेशन, दैट इज चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी हुई है। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट की बात करें कौन कौन है जी, आपको ग्लोबल लेवल पे आपको देखने मिलेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखने मिलेंगे। तो जो इंडियन मानसून के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट देखने मिलता है, ये ध्यान रखना है। केरला, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका वहाँ देखने मिलते हैं। उसके बाद ठीक है जी, इतना याद रखना है। इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करने की आपको मैं थोड़े से बता देता हूँ। पंबन आइलैंड क्या है, इसको रामेश्वर आइलैंड भी बोलते हैं। लोकेट कहाँ पे, जैसे कि राम सेतु मूवी आई थी, राम सेतु मूवी के बारे में एक बार पढ़ लेना, देख लेना राम सेतु मूवी। ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है जबकि पंबन आइलैंड बिलोंग इंडिया एंड फॉर्म रामेश्वर तालुक रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में है। रामेश्वर आइलैंड कहाँ पे है, पंबन आइलैंड कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु को रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें मैं बताइए तो याद रखिएगा, हिंदी में पढ़ सकती हो आप। कुछ वर्ड हैं, वर्ड के मीनिंग याद रखें, सिनोनिम एंटोनिम। एडिफिस का मतलब होता है भवन, बिल्डिंग। हैप्लेस का मतलब होता है बदकिस्मत, अनफॉर्चुनेट। शेल हैकिंग का मतलब होता है विन अ कॉन्टेस्ट, यानी कि फेलियर टू विन अ कॉन्टेस्ट, डिफीट, हारना। हाउ वेट का मतलब होता है हाउ एवर, फिर भी, हालांकि, नेवरदलेस। कैलिगनेस का मतलब होता है अंधेरा, हमारी ज़िंदगी आगे कुछ कैलिगनेस है यानी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज़। उसका अपोजिट क्या है, एंटोनिम। तो ये सारे बड़े मीनिंग आपने याद रखने हैं। देखो एग्जाम में जो चीज़ें CUET हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, हर एग्जाम के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देखना, प्रॉपर तरीके से इनके नोट्स बनाते रहना है, ताकि एक एजुकेशन साथ साथ आप इन चीज़ों को लेकर चलोगे तो एक अच्छा आपका जो लेवल है प्रिपरेशन का वो अच्छा बनेगा।